हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2024 और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। हमारा पहला टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको क्वाड भी बोलते हैं और ये जो अभी क्यू न्यूज़ में है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी क्वाड का समिट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, लीडर वाला समिट, वेलिंगटन डेलवेयर में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। ये इसके बारे में जानते हैं। तो ये 4 डेमोक्रेसी से मिलकर के बना है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, और इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, सिंपली क्वाड। ठीक है, इसका एक ही मकसद है, इस ग्रुपिंग का एक ही मकसद है, फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर एंड रूल ऑफ लॉ प्रिवेल किया जाए इंडो पैसिफिक में। मतलब जो चाइना एग्रेशन करता है इंडो पैसिफिक में और वहाँ के जो ट्रेड, इंडो पैसिफिक से जो भी ट्रेड शिप्स जाते हैं उनको परेशान करता है, इसके लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया गया है, जिससे कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो सके इंडो पैसिफिक में और फ्री ट्रेड और ओपन इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है इसका, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इंडो पैसिफिक रीजन में, और ये क्लाइमेट चेंज के रिस्क के ऊपर भी बात करता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी समिट्स होता है क्वाड का, और ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ सके रीजन में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ सके रीजन में। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं क्वाड का। तो जो इंडियन ओशन में सुनामी आया था दिसंबर 2004 में, उस टाइम पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस मिल कर के एक इनफॉर्मल अलायंस क्रिएट किए थे ताकि डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट के लिए कोलैबोरेट कर सके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, फिर लेकिन 2007 में क्या हुआ कि जो पूर्व जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, जिनका असैसिनेशन भी हो गया अभी हाल ही कुछ साल पहले, तो उन्होंने इस अलायंस को फॉर्मलाइज करने का ट्राई किया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, लेकिन चाइना से रेजिस्टेंस आ रहा था, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना का जो ये इंटरेस्ट है उसी वजह से इसको बनाने का स्टेप लिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2017 में, उस टाइम फिर ठंडे बस्ते में चला गया ये आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का आइडिया। लेकिन 2017 में क्या हुआ कि आसियान समिट हुआ, और आसियान समिट में दोबारा से जो फॉर्मर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस थे वो साइडलाइन पे आए, और साइडलाइन पे आ करके रिवाइव किया गया क्वाड्रिलेटरल अलायंस को, क्वाड को। उसके बाद फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ 2019 में, जब इसको अपग्रेड करके मिनिस्टेरियल लेवल का बना दिया गया, जहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल पे आपका मीटिंग्स होता था और काफ़ी सारा डिसीजन लिया जाता था और पॉलिसी मेकिंग भी होता था। इसका पहला समिट हुआ था मार्च 2021 में, उस टाइम कोविड चल रहा था, इसीलिए वर्चुअली हुआ था, पीएम और प्रेसिडेंट का मीटिंग हुआ था ये। ठीक है, और यूएस ने होस्ट किया था। फिर सितंबर 2021 में फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुआ क्वाड लीडर्स का, उसको भी यूएस ने ही होस्ट किया था। हम होस्ट करने वाले थे क्वाड को, लेकिन फिर यूएसए ने बोला, मतलब जो बाइडेन उस टाइम फ्री नहीं थे, तो इसीलिए उसे पोस्टपोन कर दिया गया, और अभी फिर यूएस में ये क्वाड का मीटिंग होने वाला है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल। ये न्यूज़ में क्यों था? तो FSSAI ने भारत मंडपम में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट होस्ट किया था 2024 का, और वहाँ पे फीदा को लॉन्च किया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म फीदा हम बोलते हैं, और ये सेकंड एडिशन का ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट था। ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि जो भी हम फूड मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अगर वो इंडियन बॉर्डर्स पे रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीज़न, जैसे कि अगर पेस्टिसाइड ज़्यादा पाया जा रहा है किसी फूड प्रोडक्ट में, या फिर किसी फूड प्रोडक्ट में बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT ये सब ज़्यादा है, पेस्टिसाइड का बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादा है, या कोई प्रोडक्ट में जैसे चिकन का
हम लोग अमेरिका से चिकन इंपोर्ट बंद कर दिए थे ड्यू टू एविएशन फ्लू वायरस, उसके वजह से। तो इसीलिए फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को डेवलप किया है। ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया है फॉर द पब्लिक एंड रेलेवेंट फूड सेफ्टी के लिए, और फूड अथॉरिटीज़ को कनेक्ट करेगा ये एक साथ में, जो कि इंपोर्ट रिजेक्शन के ऊपर काम करेंगे इंडियन बॉर्डर्स पे। ठीक है, अगर कोई चीज़ इंडिया के सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं है खाने में, तो उसे ये बॉर्डर पे ही रोक देंगे। अब ये फीचर देखते हैं इस पोर्टल का, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे काम करेगा। बहुत सारे दुनिया के वेरियस अथॉरिटी यहाँ पे आ करके एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो FDA के साथ भी हम कोलैबोरेट करेंगे। और ये जो है सेफ्टी इंश्योर करेगा और हेल्थ रिस्क को स्टेमिंग करेगा, और फूड को भी रिजेक्ट करेगा जो सही नहीं है। ठीक है, तो यही है इसमें। और इसको इसलिए भी किया गया है कि स्ट्रेंथन किया जाए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, और एक वैल्यूएबल डेटाबेस भी क्रिएट करके रखा जाए, जिसमें हम लोग ट्रैक कर सके कि कौन सा फूड प्रोडक्ट हमने रिजेक्ट किया है, और वो कहीं किसी और दूसरे देश से हो करके तो हमारे बॉर्डर के अंदर एंट्री करना नहीं चाह रहा। जैसे कि अगर हम मान लीजिए मकई का इंपोर्ट किए हैं और उसमें आया है कि बहुत सारा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है, तो हमने रिजेक्ट कर दिया, उसने अपना सामान वापस ले गया, पता चला कि वो किसी और कंट्री को बेच करके फिर वो कंट्री हमें बेचने का ट्राई कर रहा है, तो ऐसे फूड का रीराउटिंग ना हो, इसके लिए भी ये इंश्योर करेगा। ठीक है, तो अब FSSAI जो है आपका, वो भी न्यूज़ में था इसी की वजह से, तो ये भी जान लेते हैं कि FSSAI क्या है। तो ये एक ऑटोनमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर बना है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर बना है 2006 के। ठीक है, इसका मिशन क्या है, तो ये बेंचमार्क सेट करता है फूड के लिए और इंश्योर करता है कि फूड बिजनेस एक सर्टेन स्टैंडर्ड अधेयर करे, ताकि लोगों को कुछ खा करके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि आजकल तो फूड पॉइजनिंग भी बहुत होता है, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए इसलिए FSSAI का गठन किया गया था। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखता है कि जो भी पैकेज फूड है उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा से हो, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यूज़ किया जाए, और सिटीज़न को भी अवेयर करने का काम करता है ये, इसीलिए FSSAI का काफ़ी सारा एड्स भी आता है टीवी पे। ठीक है, थोड़ा फंक्शंस देखते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। ठीक है, सुपरवाइज़र ऑफ फूड सेफ्टी का भी सुपरविज़न करता है। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेट करता है, जैसे कि बताया फूड मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी ये आपका प्रैक्टिस में लाता है। और ये डिफरेंट फूड आर्टिकल का लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन भी यही देखता है। ठीक है, अगर किसी को कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट ये करना है, तो सारा लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है FSSAI से ही होकर के गुजरता है। ये फूड लाइसेंस देता है, इशू करता है फूड लाइसेंस, और इंपोर्ट जो है फूड का ये भी यही देखता है, इसीलिए उसने ये बॉडी बनाया जो अभी हमने देखा, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल। आगे देखते हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं वो फूड इंपोर्ट का भी कंट्रोल करते हैं। उस बॉडी, अब तो बॉडी बना दिया है, स्पेशल बॉडी बना दिया है इस चीज़ के लिए। और ये फूड एग्रीडेशन और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर कोई फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो FSSAI ही उसका काम देखेगा। और हाँ, FSSAI ही मैंडेटरी करता है आपको, जैसे कुछ प्रोविज़न इसने हाल में ही किए हैं कि न्यूज़पेपर में आप कोई ऑयली चीज़ नहीं दे सकते हैं, तो न्यूज़पेपर को फूड कैरी के लिए बैन किया है, क्योंकि उसमें जो इंक रहता है न्यूज़पेपर में, वो कोई भी ऑयली फूड के साथ जाकर के कैंसर क्रिएट कर सकता है स्टमक में ह्यूमन का। और जो है स्टेपल पिन यूज़ नहीं कर सकते हैं टी बैग्स में, तो ये सब कुछ जो है
थोड़ा सा इसका प्रोविज़न जो अभी हाल में ही इसने किया है FSSAI। अब पल्लीकरनई मार्शलैंड न्यूज़ में था, तो पल्लीकरनई मार्शलैंड को रिप्लेनिश करने के लिए स्लज कैपेसिटी का स्टडी किया गया है कि मार्शलैंड कितना होल्ड कैपेसिटी कितना होल्ड कर सकता है ताकि इकोलॉजिकल फंक्शन बरकरार रहे। ये एक फ्रेश वाटर मार्शलैंड है और लगभग 20 किलोमीटर साउथ में है चेन्नई के, तमिलनाडु के, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये एक रामसर साइट भी है इंडिया का, ठीक है। ये एक एक्वेटिक बफर की तरह काम करता है फॉर द फ्लड प्रोन एरिया चेन्नई एंड चेंगापट्टू डिस्ट्रिक्ट के बीच में। कुछ फौना देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी 115 बर्ड स्पीशीज़ हैं, 10 मैमल्स पाए जाते हैं, 21 रेप्टाइल्स है, 10 एम्फीबियन एंड 46 फिश कैटेगरीज पाई जाती हैं, 9 मोलस्कस, 5 क्रूस्टेशियंस एंड 7 बटरफ्लाई स्पीशीज़। अब कितना कितना नंबर है वो तो याद नहीं रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ फिश एंड बटरफ्लाइज भी पाई जाती है। रसल वाइपर, जैसे कि एम्फीबियन बोला गया तो रसल वाइपर पाया जाता है। और ग्लॉसी इबिस, ये एक तरह का बर्ड है। और ग्रे हेडेड लॉपविंग्स, ये भी बर्ड है। और फिजन टेल्ड जकाना, ये भी बर्ड ही है। ईमू न्यूज़ में थी। ईमू जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है, सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच के बाद। और ये जो है फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड है, मतलब ये ऑस्ट्रिच की तरह ही उड़ नहीं सकती है। क्यों न्यूज़ में थी, तो अभी स्टडी से पाया गया है कि जो ईमू के विंग बोन्स हैं वो एसिमेट्रिक में है, ना कि सिमेट्री में रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स के, मतलब मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही सिर्फ पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में भी वेरियस लॉन्ग रेंजिंग में पाई जाती है, जैसे कोस्टल रीजन में भी मिलेगी और स्नोई माउंटेन्स में भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गर्म या शुष्क इलाकों में पाई जाती है, बल्कि ये स्नोई माउंटेन्स में भी पाई जाती है। एक और फैक्ट याद रखना है एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड, तो जो अडल्ट फीमेल ईमूज़ हैं उनका साइज लार्जर होता है मेल से, और वो भारी भी होती हैं मेल्स के मुकाबले। ईमूज़ जो है वो डैश कर सकती है, मतलब दौड़ सकती हैं लगभग 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। और अगर इनको कोई कॉर्नर कर दे या इनको लगे कि खतरा है तो ये अपने पैर से किक भी करती हैं, और वो किक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये ओमनीवोर कैटेगरी की बर्ड हैं, और इनका लाइफ स्पैन लगभग 5 से 10 साल का होता है। कंजर्वेशन स्टेटस है अभी लीस्ट कंसर्न। ये ईमू का तस्वीर लगभग ऑस्ट्रिच की तरह देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है इसमें। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल न्यूज़ में था। ये क्यों न्यूज़ में था, तो इंडिया और ब्राज़ील साथ मिल करके कोलैबोरेशन से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रोडक्शन करेंगे। और ये बायोजेट फ्यूल है जो हम लोग जेट में डालेंगे, और एविएशन टरबाइन फ्यूल को रिप्लेस करने का काम करेगा। ये एक रिन्यूएबल बायोमास और वेस्ट रिसोर्स से बना हुआ है, और ये जो है बिल्कुल परफॉर्म करेगा आपका पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल के जैसा है, इसीलिए इसको रिप्लेस करने के लिए हमने कोलैबोरेशन किया है ब्राज़ील के साथ। ये एक फैक्ट याद रखना है कि ब्राज़ील जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप याद रख सकते हैं। लिक्विड फ्यूल जो है वो अभी करेंटली कमर्शियल एविएशन फ्यूल में CO2 का रिडक्शन करता है बाई 80%, ठीक है। और जो प्रोडक्शन है उसका वेरियस नंबर ऑफ सोर्सेज है, अलग अलग रिसोर्स से हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि फीड स्टॉक हो गया, और ऑयल वेस्ट हो गया, फैट्स हो गया, ग्रीन एंड म्यूनिसिपल वेस्ट से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और नॉन फूड क्रॉप से भी, ठीक है। ये हम सिंथेसाइज कर सकते हैं वेरियस प्रोसेस से। कार्बन कैप्चर भी डायरेक्टली कर सकते हैं हम एयर से, कार्बन को कैप्चर करके कहीं अंडरग्राउंड स्टोर कर देंगे, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा। सिग्निफिकेंस देखते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी लो है एविएशन टरबाइन फ्यूल के मुकाबले, और ये काफ़ी सस्टेनेबल है बिकॉज ऑफ रॉ फीड स्टॉक जो हम लोग यूज़ करते हैं सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल बनाने के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो 0.3% ऑफ करेंट एविएशन फ्यूल इंडस्ट्री है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में अभी यूज़ करते हैं हम, 1% भी अभी हम यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ 0.3% ही यूज़ करते हैं। फॉकलैंड आइलैंड न्यूज़ में था, तो फॉकलैंड आइलैंड क्यों न्यूज़ में था, तो रिसर्चर यहाँ पे स्टडी किए हैं, तो पता चला कि फॉकलैंड आइलैंड एक टाइम पे 30 मिलियन ईयर अगो काफ़ी डाइवर्स रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। अभी तो ट्रीलेस है, बिल्कुल रग्ड है, ग्रासलैंड बस पाई जाती है। तो उस टाइम पे काफ़ी ये
फ्लरिश्ड वेजिटेशन हुआ करता था 30 मिलियन ईयर्स अगो। ये इसको मालवियन आइलैंड्स भी बोलते हैं, और ये जो है इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब जो फॉकलैंड आइलैंड है ना, वो ये आपका अर्जेंटीना क्लेम करता है कि उनकी टेरिटरी है, लेकिन इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये सदर्न अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये एक आर्कीपेलागो है और 500 किलोमीटर दूर है ये मेनलैंड साउथ अमेरिका से। ठीक है, यहाँ पे ये 2 आइलैंड का ग्रुप है, ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड एंड वेस्ट फॉकलैंड आइलैंड, और बहुत सारे 100 स्मॉलर आइलैंड्स भी इसका हिस्सा है। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड जो है वो फॉकलैंड स्ट्रेट से ये विभाजित है। जो ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड और वेस्ट फॉकलैंड आइलैंड है उसके बीच में फॉकलैंड स्ट्रेट है। ठीक है, देखते हैं गवर्नमेंट यहाँ का कैसे चलता है। तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको तो ब्रिटिश क्राउन ही सिलेक्ट करता है, लेकिन वो जो है खुद से गवर्न कर सकती हैं। ठीक है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सिलेक्ट करता है ब्रिटिश क्राउन, वो सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, लेकिन जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस का मैटर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेनलैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखती है। इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ICGA कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल, ये न्यूज़ में क्यों था? तो ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कैंसर मैपिंग करेगा अक्रॉस इंडिया। ये एक फाउंडेशन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है, जो कि पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप पे होगा। लगभग 50 क्लिनिशियंस है अभी इसमें, रिसर्चर और डेटा एनालिस्ट हैं, और लगभग 50 ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी इन्होंने देखे हैं। लगभग 500 देखने के अभी टारगेट है इनिशियली, और ये जो मिशन है इससे इन्हांस होगा कैंसर डायग्नोस्टिक में और ट्रीटमेंट में भी, जिससे कि इंडियन पेशेंट कंट्रीब्यूट करेंगे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में, ताकि कैंसर बायोलॉजी को अच्छे से स्टडी किया जा सके, अच्छे से समझा जा सके, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्रीब्यूट करे कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा, ताकि कैंसर का जल्दी से कोई इलाज खोजा जा सके। ये जो फाउंडेशन है ये अपने में पहला टाइप का फाउंडेशन है, और ये मल्टी ओमिक्स प्रोफाइलिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी मशहूर है। ठीक है, और ये जो है अभी तो ब्रेस्ट कैंसर तक ही सीमित है, फ्यूचर में ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर देखने का प्लान है इनका, ICGA फाउंडेशन का। तो इतना ही हमारे करंट अफेयर्स के न्यूज़ में था। पसंद आया हो तो लाइक करें, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।